पशुपेश में आ गए हैं तो घबराइए मत। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। तो शो की शुरुआत करते हैं। बताती हूं आपको क्या है आज ऑन द शो। निवेश से पहले क्यों जरूरी है रिस्क प्रोफाइलिंग? क्या होती है रिस्क प्रोफाइलिंग? कैसे इसका नाता जुड़ा है आपके पोर्टफोलियो की कमाई से? जानिए आज। नौकरी तो ठीक है, लेकिन ज्यादा कमाई किसे अच्छी नहीं लगती। आज हम आपको पैसिव इनकम के स्रोत बनाने के तरीके बताएंगे ताकि आप आसानी से ऑल्टरनेट इनकम का जरिया शुरू कर सके। साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन या क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा सवाल अगर कोई है तो अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर आपके सवालों के जवाब देगा। आपको बस करना इतना है कि अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर देने हैं 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर लिखित रूप में आप सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही चाहे तो अपने सवाल को वीडियो के रूप में शूट कीजिए और आपके सवाल को हम शो पर लेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब देंगे। बेहद खास शो और बेहद खास शो में बेहद खास मेहमान भी। स्वागत करना चाहती हूँ ईटी मनी के सीओओ संतोष नवलानी का। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। बाजार की चाल जो डगमगा रही है, बहुत सारे निवेशकों को, ट्रेडर्स को या जो भी पैसे लगाते हैं संतोष, उनका ब्लड प्रेशर हाई कर रही है, उनकी रातों की नींद उड़ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए वो तो खैर बात की बात है, लेकिन ऐसा ना हो, वो इससे कैसे बच पाते ये हम आज उनको बताएंगे। ये सब हो सकता था अगर आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग ठीक से करते। आपको चैन की नींद आती, आपके पैसे बिल्कुल सही जगह पर निवेशित होते, आप संतुष्टि के साथ, पूरे भरोसे के साथ रात की नींद ले सकते अगर आपने अपनी सही रिस्क प्रोफाइलिंग की होती। आपको पता होता कि आपकी जोखिम उठाने की क्षमता क्या है और कितनी है। तो संतोष, पहला सवाल साफ तौर से यही है कि रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब क्या होता है? जिस भी रिस्क उठाने की क्षमता का जिक्र अक्सर जो हम करते रहते हैं अपने तमाम शोज पर, उसके मुकाबले कितना अलग है रिस्क प्रोफाइलिंग? कविता, रिस्क प्रोफाइलिंग एक्चुअली उतना ही जरूरी होता है जितना एक इन्वेस्टमेंट को खरीदना। हम जब नॉर्मली लाइफ में कुछ भी खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कभी कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम वही कपड़े खरीदते हैं जो हमको फिट कर रहे होते हैं। हम सिर्फ डिजाइन देख के कपड़ा नहीं खरीद लेते हैं। वैसे ही अगर आप सिर्फ रिटर्न्स देख के एक फंड खरीद लोगे या एक रिटर्न्स देख के आप एक स्टॉक खरीद लोगे तो उससे आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपको फिट कर रहा है नहीं कर रहा है। वो फिटनेस डिफाइन करने के लिए हमको एक रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी होती है। अगर ये हम नहीं करते हैं तो इसकी वजह से नुकसान होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ना कि फंड की वजह से बट आपकी खुद की वजह से। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर आपने सिर्फ रिटर्न्स देख के एक फंड खरीद लिया तो अगर मार्च 2020 में जब कोविड की पहली वेव में मार्केट 40% गिरा था कुछ ही वीक्स के अंदर, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था अपने इन्वेस्टमेंट से क्या करें। अगर कुछ लोगों ने उस इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया होता जस्ट बिकॉज उनको पता ही नहीं था कि फंड इतना गिर सकता है या मार्केट इतना गिर सकता है, तो उनका काफी नुकसान हुआ होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद उसको झेल लिया होगा, लेकिन जैसे ही जून या जुलाई में उनके प्रिंसिपल वैल्यू आ गई होगी तो उन लोगों ने अपना नुकसान में या थोड़े से प्रॉफिट पे इन्वेस्टमेंट बेच दिया होगा और पूरी कंपाउंडिंग लूज कर ली होगी जो हमको मिली है लास्ट 2 इयर्स में। तो अगर हम रिस्क प्रोफाइलिंग के साथ अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो हम सिर्फ हाई रिटर्न फंड नहीं खरीदते हैं, हम एक हमारे रिस्क कैपेसिटी को जो मैच करेगा वो फंड खरीदते हैं। और अगर हम वो करेंगे तो शायद हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे कि अगर मार्केट 40% गिरता है और हमारा फंड उसकी वजह से 20% गिरता है तो शायद हम झेल पाए उस नुकसान को, जो कि शायद सिर्फ पेपर लॉस है और रियल लॉस नहीं है। तो रिस्क प्रोफाइलिंग आपको काफी हेल्प करेगा टू विथस्टैंड द मार्केट फॉल्स अगर कुछ होता है तो।
कही कि अगर आप तैयार रहें इस तरह के उतार चढ़ाव से, तो हमारा मकसद इस तैयारी को कराना है। आज संतोष, मुझे ये बताएं कि आप और हम मिलकर यानी ईटी मनी किस तरह से लोगों की रिस्क प्रोफाइलिंग करता है, और जैसा कि आपने कहा कि उतार चढ़ाव को समझकर उसे काउंटिंग करके आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होता है दरअसल, है ना। तो इसको हम कैसे कंसिडर करें जब भी हम किसी भी तरह का निवेश विकल्प चुन रहे हो या जब हम अपने आप की रिस्क प्रोफाइलिंग कर रहे हो? जब आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे होते हैं कविता, तभी आपको पहली स्टेप में रिस्क प्रोफाइलिंग करना चाहिए। हम ईटी मनी में एक सर्विस देते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर पर्सनालिटी, जिसमें आपको पता चलता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो। टिपिकली मार्केट में हम जो देखते आए हैं रिस्क प्रोफाइलिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं, उनमें हमको बोला जाता है कि हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, हम एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो सकते हैं, हम एक मॉडरेट इन्वेस्टर होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हम हर इन्वेस्टमेंट को उस तरीके से अप्रोच करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में सिर्फ रिस्क नहीं होता, उसमें रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। तो हम देखते हैं कि आदमी किस तरीके का रिटर्न चाहता है और किस तरीका का रिस्क सहन करने की क्षमता रखता है। इसके 3 पहलू होते हैं जो हम देखते हैं। पहला पहलू होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस। तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी कोई डिसीजन लेते हैं तो आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं या आप थोड़ा सा संकोच करके लेते हैं। जब आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से उतावलेपन से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो शायद आप सही डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं। तो हम इस एस्पेक्ट को देखते हैं कि आप कैसे कॉन्फिडेंस एग्जिबिट करते हैं। सेकेंड चीज देखते हैं कि आपकी नुकसान सहने की क्षमता क्या है, विच इज टेंडेंसी टू अवॉइड लॉसेस। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लॉस को अवॉइड करना चाहते हैं हमेशा, तो हम आपको वो रिकमेंड करेंगे इन्वेस्टमेंट जो मार्केट्स के साथ हमेशा ऊपर नीचे नहीं जाए। ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं जो अगर आप इन्वेस्ट करें तो वो मार्केट को ऐसे दिखेंगे कि जब मार्केट 50% गिरे तो आपकी इन्वेस्टमेंट शायद सिर्फ 30% गिरे, अगर मार्केट 10% गिरे तो आप शायद सिर्फ 3% गिरे। तो हम उस तरीके की इन्वेस्टमेंट आपको देंगे बाय लुकिंग एट योर टेंडेंसी टू अवॉइड लॉसेस, लॉस चयन करने की क्षमता। तीसरी चीज होती है फाइनेंशियल मास्टरी। इसका मतलब ये होता है कि आप कितना अच्छे से फाइनेंस को या इन्वेस्टमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को ढंग से समझने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट मींस आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बेटर है। दैट मींस आप अगर रिस्की प्रोडक्ट लेते हैं तो शायद आप उसको सहन करने की क्षमता भी रखेंगे। तो ये तीनों चीजों निकाल के हम एक स्कोर देते हैं कस्टमर को, जो कि रिस्क स्कोर होता है 65 to 85 या 40 से 60, 70 से 90 ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कोर्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शायद छोटे रिस्क स्कोर पे प्लान करेंगे और अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बड़े रिस्क स्कोर पे प्लान करेंगे। तो हम आपको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट रिस्क प्रोफाइलिंग बट आपकी 3 फैक्टर्स, ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस सहने की क्षमता और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा संतोष, जब कोई दर्शक या निवेशक आपको और मुझे सुनकर इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग की बारीकियां समझता है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मास्टरी में उनको महारत तो देखिए कभी ना कभी हासिल हो ही जाएगी, ठीक है। तो अब ऐसे में अगर आपको फाइनेंशियल मास्टरी के लिहाज से देखा जाए तो अगर आप किसी लेवल पर पहुंच चुके हैं तो आप रिस्क को, निवेश विकल्प को और पूरी अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। वक्त के साथ साथ आपके आर्थिक हालात भी बदलेंगे। तो क्या रिस्क प्रोफाइलिंग और रिस्क एपेटाइट में तब्दीली इसके मुताबिक होती रहती है? क्या लोगों को लगातार कुछ सालों में अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग चेक कराते रहनी चाहिए? एग्जैक्टली कविता, लोगों को अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग पीरियोडिक बेसिस पे टेस्ट करनी चाहिए। सालाना एक बार करना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे जॉब चेंज होते हैं, हमारा बिजनेस चेंज होता है, प्रॉफिट्स, नुकसान, उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं, जिसकी वजह से आदमी अपनी रिस्क का परसेप्शन चेंज करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपको लगेगा कि आप अभी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है। जब भी आप रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भले ही आपकी इनकम बढ़ चुकी है, लेकिन आप अभी भी उस पोजीशन पे नहीं है कि आप रिस्क सह सकते हैं या लेना चाहते हैं। और इसमें कोई खराब या अच्छी बात नहीं है। हर आदमी को
डिफरेंट परसेप्शन होता है रिस्क का और रिटर्न्स का, और जरूरी नहीं है कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी या फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो जाए तो आपकी रिस्क लेने की क्षमता भी चेंज हो जाएगी। तो अगर बिकॉज हम लोगों की इनकम बढ़ती रहती है, हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होती रहती है, लाइफ इंप्रूव होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिस्क लेना चाहेंगे आगे जाके। तो इसलिए अज्यूम नहीं करना चाहिए कि बिकॉज मेरी इनकम बढ़ गई है या सेविंग्स बढ़ गई है तो मेरे को ज्यादा रिस्क लेना चाहिए। आपको अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग रेगुलरली करनी चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन संतोष, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है ना कि जब हम निवेश विकल्पों को देखते हैं तो हर एसेट क्लास की रिस्क और कामकाज करने का जो तरीका है, बिहेव करने का तरीका है, वो अलग होता है। तो क्या हमें अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग का एक तरह से तालमेल बैठाना होगा? किस तरह के एसेट में हम निवेश कर रहे हैं? क्या एसेट क्लास की भी तो एक जोखिम होती है, उसमें भी तो एक रिस्क होता है, निवेश का एक रिस्क होता है, एक आपकी क्षमता होती है, इसमें बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए? बहुत तरीके होते हैं इसके, कविता। जैसे मैं बाकी लोगों का नहीं बता सकता, हम ईटी मनी में करते हैं। तो जब आप रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, जिसको हम इन्वेस्टर पर्सनैलिटी के नाम से ऐप में प्रोवाइड करते हैं एज अ फीचर, जब आप वो करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आप कितने इन्वेस्टमेंट टेन्योर के लिए या अवधि के लिए कितना रिस्क सहन कर सकते हैं। अब ये एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन ये एक रीजनेबली गुड अंडरस्टैंडिंग देता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारे को पता चलेगा कि आपने जो रिस्क प्रोफाइलिंग करी है और आपका रिस्क हो रहा है 40 to 60 फॉर एग्जाम्पल, और हमको पता चलता है उसकी वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट 3 साल की होगी, 3 साल की अवधि के लिए आप जो इन्वेस्ट करेंगे, उसमें आप 5% से ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देख सकते। नाउ जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जब 5% से गिर जाता है तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो 5% का उतार चढ़ाव सहना माना जाता है कि आप ज्यादा लॉस नहीं ले पाएंगे। वैसे ही फॉर एग्जांपल हमको पता चलता है कि आप 7 साल के इन्वेस्टमेंट टेन्योर के लिए या अवधि के लिए शायद 12% का उतार चढ़ाव सहन कर सकते हैं, बट 12% के ऊपर नहीं कर सकते। तो जब हमको ये पता चलता है कि आप कौन सी अवधि के लिए कितना उतार चढ़ाव दे सकते हैं, उसके हिसाब से हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आपके लिए बाय कंबाइनिंग डिफरेंट एसेट क्लासेस। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल, हमको मिलता है कि आप 10% के ऊपर का उतार चढ़ाव सहन नहीं कर पाएंगे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 6 साल के लिए, तो हो सकता है कि हम आपके इन्वेस्टमेंट को ऐसा बनाएं कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन या अलोकेशन सिर्फ 40% हो, और उसमें मिनिमम या कम से कम जो डेट म्यूचुअल फंड रहेगा या जो सेफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं या सेफ ईटीएफ्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले ईटीएफ, तो उसमें मिनिमम आपको 50% रखा जाएगा। और हो सकता है कि 10% या 15-20% हम गोल्ड में डालें। वो भी हमेशा नहीं डालेंगे, जब भी गोल्ड बाय करने का मौका रहेगा तभी डालेंगे। तो अगर हम लोग रिस्की एसेट्स का अलोकेशन या उनकी मात्रा कम कर देते हैं तो आपका रिस्क पोर्टफोलियो का अप एंड डाउन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली बात यहां पे होती है कि जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से डिफरेंट एसेट्स का अलोकेशन मेंटेन किया जाए और इसको कंट्रोल किया जाए। और ये अगर हम लोग करते हैं तो इसकी वजह से आपके बखूबी और बहुत ही बढ़िया तरीके से जी, तो इसकी वजह से आप देखें, बोलिए। अगर आप देखेंगे, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का। मार्केट में बहुत सारे फंड्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऐसा करते हैं कि वो मिनिमम 30% इक्विटी में रखेंगे, लेकिन शायद हमेशा 50, 60 या 80% इक्विटी में नहीं रखेंगे। वो वही रखेंगे जब भी मार्केट सपोर्टिव है। तो जब ऐसे फंड्स का आप रिटर्न देखेंगे तो जब मार्केट गिर रहा होता है तो ये फंड्स ज्यादा नहीं गिरते हैं, लेकिन जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो ज्यादा बढ़ते भी नहीं है। तो ये टिपिकली मार्केट से आधा रिस्क लेके चलते हैं। तो अगर आप ऐसे फंड्स में डालेंगे, अगर आपका रिस्क प्रोफाइलिंग 40 से 60 है तो शायद आपको परफेक्ट मैच मिलेगा। तो परफेक्ट मैच मिलेगा तो आप इन्वेस्टमेंट्स को लंबे समय के लिए रखेंगे तो आपको बैड एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप जल्दी बाहर नहीं निकलेंगे।
कंपाउंडिंग का फायदा तभी पड़ता है जब आप लंबे समय तक टिके रहेंगे। एब्सोल्युटली, इसीलिए बहुत जरूरी है कि निवेश रणनीति अपनाएं, उससे पहले अपना होमवर्क आप बहुत बखूबी कर ले। और होमवर्क कैसे करेंगे? हमारे जरिए करेंगे। संतोष, आपने बहुत ही खूबसूरती से और बढ़िया तरीके से रिस्क प्रोफाइलिंग, जिसको आप इन्वेस्टर पर्सनालिटीज कहते हैं ईटी मनी पर, और लोगों की रिस्क उठाने की क्षमता का आकलन करते हैं, उन्हें स्कोर देते हैं, तमाम बारीकियां आपने समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास पेशकश में आज शरीक होकर तमाम निवेशकों को रिस्क प्रोफाइलिंग का महत्व समझाने के लिए। लेकिन शो में हम आगे बढ़ेंगे और ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में अब बारी आती है आपको बताने की कि आप एक से ज्यादा कमाई के मौके कैसे ढूंढ सकते हैं, या ये मौके आपको कैसे मिल सकते हैं, ये स्रोत आपको कैसे मिल सकते हैं। और ये बताने के लिए मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। ये हैं एंजल इन्वेस्टर, इन्फ्लुएंसर है, एक्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट है और सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। बात हो रही है अक्षत श्रीवास्तव की। अक्षत, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। टाइम निकाला आपने आज हमारे लिए। ये बताएं, आज कोई वीडियो शूट की क्या आपने? जी, मैं ऑलमोस्ट डेली करता हूँ वीडियोस। आज भी की है। आज मेरा वीडियो आने वाला है, वो रिटेल निवेशक स्टार्टअप्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस पर। इंटरेस्टिंग। चलिए आगे चलकर आप और मैं इस पर कोई शो भी करेंगे, लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके बहुत उम्दा विषय होते हैं, मुद्दे होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जो आप सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर दर्शकों को जागरूक करते हैं, निवेशकों को जागरूक बनाते हैं। इसी में एक खास चीज जो मैंने देखी है, जो आपने काफी खूबसूरती से समझाई भी है, आपने कुछ तरीके बताए हैं पैसिव इनकम स्ट्रीम्स को लेकर, जो कि काफी काम के हैं। ठीक है, खासतौर से हमने देखा है कि कोविड के वजह से जिन लोगों का थोड़ा बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उन्होंने या तो अपने आप इस तरह के जरिए अपना लिए हैं, और जिन्होंने नहीं है उन्होंने आपके वीडियो देखकर आई एम श्योर अपना लिए होंगे। तो मुझे समझना है पैसिव इनकम स्ट्रीम्स का मतलब क्या है? एसेंशियली अगर मैं एक स्टोरी के थ्रू सुनाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से जाके बात करें और उनसे पूछें कि बेस्ट नौकरी क्या है, राइट? यूजुअली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा कि प्रोबेबली गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी होती है, या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब बहुत अच्छी होती है। बिकॉज आज से 20, 25, 30 साल पहले यूजुअली होता ये था कि देयर यूज्ड टू बी अ कॉन्सेप्ट जिसमें जो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो ऑफिस जाते थे और अपना एक्टिव टाइम स्पेंड करते थे ऑफिस में 10 to 6 या 10 to 8, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ दे यूज्ड टू गेट अ पे चेक। उनको तनख्वाह मिलती थी। उसको अपन बोलते थे एक्टिव इनकम, बिकॉज आप लगातार अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो उस पैसे को अर्न करने के लिए, एंड इसमें कोई सब्सिडरी इनकम नहीं है। आपको ऑफिस जाना ही पड़ेगा अगर आपको पे चेक चाहिए। अगर आप मान लीजिए आपने 1 साल काम नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाती थी कि घर पे पे चेक ही नहीं आएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ऑपोजिट आता है, और रादर एक पेरिफेरल में आता है, उसको अपन बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में जो एक्टिव स्पेंडिंग ऑफ टाइम जो होता है उसका प्रपोर्शन कम हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं कि आजकल लोग डिजिटल बुक्स बहुत लिखने लग गए हैं। कि मान लीजिए अगर मैं अपनी एक बुक लिखता हूँ फाइनेंस के ऊपर, एंड मैं उसको अपनी वेबसाइट पे डाल देता हूँ, एंड फिर जो भी आता है मेरी वेबसाइट पे उसको खरीद लेता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, मेरे को बुक लिखने में एक बार मेहनत लगेगी डेफिनेटली, एंड मे बी मुझे उसकी थोड़ी बहुत मार्केटिंग भी करनी पड़ती होगी फ्रॉम एवरी नाउ एंड देन, बट ऐसा नहीं है कि हर महीना पैसा कमाने के लिए मुझे उस बुक पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो थियोरेटिकली उसको अपन पैसिव इनकम बोल सकते हैं। कई लोगों का मिसकंसेप्शन इस चीज में ये होता है कि पैसिव इनकम लोग समझते हैं कि नींद में पैसे कमाना, वो चीज भी गलत है। क्योंकि जैसे अगर आपने बुक लिख के अपनी वेबसाइट पे चढ़ा दी, लेकिन अगर आपने उसमें मार्केटिंग नहीं करी या आपने कोई एफर्ट नहीं डाला उस बुक को बेचने के लिए, तो वो आपको इनकम नहीं देगी। सो दैट टेक्निकली इज नॉट पैसिव इनकम। तो मेरे हिसाब से पैसिव इनकम ये होती है जिसमें कि कंपोनेंट ऑफ एक्टिव टाइम स्पेंड इज वेरी लेस कंपेयर टू एक्टिव इनकम, जिसमें आपको अपने टाइम को कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज करते रहना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक मनी। बिना मेहनत की अक्षर में पैसे कमा नहीं सकती, तो यहाँ पे पैसिव भले ही हम नाम दे रहे हैं, थोड़ी बहुत मेहनत तो लगेगी ही, थोड़ी बहुत जद्दोजहद तो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत प्लानिंग तो आपको करनी पड़ेगी। बैठे बैठे पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं। तो जो 8 तरह के विकल्प आप दे रहे हैं उसमें सबसे पहला मेरे ख्याल से आपने स्टॉक मार्केट का विकल्प दिया, जहां पर आप कह रहे हैं कि लोगों को ट्रेडर नहीं बल्कि इन्वेस्टर बनना चाहिए, और ये इन्वेस्टर बनने से आपकी हर महीना एक स्पेसिफिक इनकम जो भी आप चाहते हैं वो कमाई हो जाएगी, वो सुनिश्चित है। मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं। पॉइंट 1 कि इन्वेस्टिंग एक रिटेल निवेशक के लिए, पूरा निवेशक होता है, इन्वेस्टिंग उसके लिए इसलिए बेटर होती है क्योंकि जैसे अभी आप देखें तो बहुत सारे
प्रोमिनेंट ट्रेडर्स जो इंडिया के टॉप ट्रेडर्स हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि ऑलमोस्ट 90-95% जो ट्रेडर्स होते हैं, जो फटाफट स्टॉक को खरीदते बेचते हैं हर दिन के बेसिस पे या हर 15 दिन में, तो उनकी कमाई 90% ऑलमोस्ट लूज करते हैं पैसा। तो इसलिए हमें इन्वेस्टर बनना चाहिए, ट्रेडर नहीं। सो ये पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 ये हो गया कि जब स्टॉक मार्केट एक अच्छा विकल्प है पैसे कमाने का, लेकिन उसमें बहुत डिसकंटिन्यूटी होती है। जैसे कि जब कोविड के बाद जब मार्केट ने राइज दिया तो बहुत सारे लोगों ने काफी अच्छा पैसा कमाया, लेकिन अभी हाल फिलहाल मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हैं, एक साइडवेज मूवमेंट हुई है मार्केट में, तो इस समय रेगुलर इनकम कमा पाना स्टॉक मार्केट से वो बहुत टफ है। सो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और सुनिश्चित कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अगर आप बहुत ही फंडामेंटली साउंड स्टॉक में भी पैसा डाल रहे हैं तो हो सकता है कि काफी टाइम तक आपको रिटर्न ना मिले। जैसे मैं एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो 2008 से 2018 तक उस स्टॉक ने बहुत कम मूवमेंट दी। अगर आपने उसमें 100 रुपए डाले होते 2008 में और 2018 तक, वो पैसे लगभग 100 रुपए होते, राइट। सो एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया जिसके स्टॉक को लेकर अपन बात कर रहे हैं। तो सुनिश्चित कुछ नहीं होता। तो ये 2-3 क्लैरिफिकेशंस हैं, लेकिन हाँ, इन समरी कहने का तात्पर्य ये है कि स्टॉक मार्केट एक अच्छा विकल्प है जिसमें अगर आप सेंसिबली इन्वेस्ट करें तो हिस्ट्री हमें बताती है कि रफली निफ्टी ने 12.25% के आसपास 12.2% कैगर रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में, जो एक काफी अच्छा कैगर रिटर्न है अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स या गोल्ड की कंपैरिजन में उसको देखें। चलिए, यहाँ पे अगला जो विकल्प आप बता रहे हैं वो है YouTube की वीडियोस बनाने का। तो इसमें तो मैं समझ रही हूँ कि आप अपना निजी अनुभव भी हमारे साथ साझा करेंगे। डेफिनेटली। सो यूट्यूब पे एक्चुअली जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो यूट्यूब पे नंबर 1 वीडियो बनाना अपने आप में डिफिकल्ट काम नहीं है, क्योंकि आपको वीडियो बनाने के लिए सिर्फ एक कैमरा चाहिए होता है एंड आपको उसके सामने बोलना होता है। अगर आपका टॉपिक अच्छा है, वेल रिसर्च है, तो यूजुअली अप्रिसिएशन भी हो जाता है कि लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को लेके। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि यूट्यूब एक बहुत ही लोनली सा गेम है। सो लोनली सा गेम इसलिए क्योंकि आप अकेले कैमरे के सामने होते हो, अकेले आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है शुरुआत में, आपके पास टीम भी नहीं होती एंड आपको कंसिस्टेंटली शूट करना पड़ता है कंटेंट, बिकॉज इतना आसान है यूट्यूब वीडियो शूट करना, तो कंपटीशन भी इस फील्ड में बहुत है। तो एक छोटा सा रूल मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको नंबर 1 यूट्यूब वीडियोस या किसी भी तरीके का कंटेंट बनाने में मजा आता है, नॉट नेसेसरीली यूट्यूब, जैसे लिंक्डइन भी बहुत अच्छा मीडियम है कंटेंट क्रिएट करने के लिए, सिमिलरली इंस्टाग्राम भी बहुत अच्छा मीडियम है कंटेंट क्रिएट करने के लिए, एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन पहली चीज ये कि आपको मजा आना चाहिए। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो आप कंसिस्टेंटली शूट नहीं कर पाओगे, और कंसिस्टेंटली अगर शूट नहीं करोगे तो आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी सोशल मीडिया पे। तमाम प्लेटफॉर्म्स तो आपने गिना दिए, मैं इंतजार कर रही थी आप ये भी बोलेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए कमाई ज्यादा हो जाएगी। तो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, पैसे कौन देता है ज्यादा और कब से शुरू होते हैं पैसे मिलना? राइट। सो हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अपना रूल है, लेकिन एक पैरेलल एग्जांपल मैं इसमें ये दे सकता हूँ कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग कर लो तो कमाई बहुत अच्छी है, लेकिन इट्स नॉट कि इंजीनियरिंग करने से कमाई बहुत अच्छी है। अगर आप अच्छे इंजीनियर हो तो कमाई अच्छी है, सिमिलरली अगर आप अच्छे डॉक्टर हो तो कमाई बहुत अच्छी है, सिमिलरली अगर आप यूट्यूब पे बहुत अच्छा कर रहे हो तो कमाई बहुत अच्छी है यूट्यूब पे, सिमिलरली अगर आप इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे अच्छा कर रहे हो तो उसमें भी आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। यूजुअली पैसा बनाने के इस चीज में 2 या 3 विकल्प होते हैं। सो सबसे पहला ये होता है, जैसे अगर आप यूट्यूब की बात करें तो YouTube में अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो YouTube जो है वो एड्स दिखाता होगा आपको, तो वो एक एडसेंस रेवेन्यू होता है। इसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि YouTube पे आपके कुछ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, आई थिंक अराउंड 4000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 1000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए, तो तब आपका ये एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू एक्टिव हो जाता है। दूसरा ये होता है कि आपको कुछ ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स भी मिल जाती हैं। जैसे मैं फाइनेंस पे कंटेंट बनाता हूँ, तो कुछ कंपनीज, जैसे कि अगर मुझे इंश्योरेंस के बारे में बात करनी है या फिर मुझे मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करनी है, एंड अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो आई एज एन इन्फ्लुएंसर माइट पिक अप एंड टॉक मोर अबाउट इट। सो वो ब्रांड्स मुझे डायरेक्टली कोलैबोरेट करके पैसा दे सकती हैं। फिर इसके अलावा ये है कि आप अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो एंड बिजनेसेस बना सकते हो उसके अराउंड। तो ये 3 ब्रॉड विकल्प होते हैं किसी भी सोशल मीडिया से पैसे बनाने के।
अच्छा, अगला जो विकल्प आप बता रहे हैं वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स को बेचना, और यहाँ पर आपने फोकस किया है कि अपनी हॉबीज और पैशंस को आप डिजिटल प्रोडक्ट में तब्दील कर सकते हैं। अक्षत, कौन कौन सी हॉबीज और शौक की बात आप यहाँ पे कर रहे हैं? क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगभग सभी कुछ प्रोडक्ट की तरह बिकता है, तो भले ही हम फिटनेस की बात करें, फैशन की बात करें, कुछ कुकिंग की बात करें, क्या सभी पर कमाई होती है? शॉर्ट आंसर हाँ, कि सभी चीज़ों पे हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितनी अच्छी तरह कर रहे हो एंड आपकी उस सब्जेक्ट मैटर पे पकड़ क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग सिर्फ फिटनेस के बारे में, मान लीजिए आप आप शौकिया तरीके से 10-15 मिनट अगर एक्सरसाइज करते हो विज़ अ वेस, अगर आप मान लीजिए 10 साल से ट्रेनर हो और आपको सारी चीज़ों के बारे में पता है, आपको कीटो डाइट क्या होती है एंड बाकी जितनी भी नई नई डाइट्स आ रही हैं उसके बारे में पता है, तो ऑफकोर्स आपके कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो एंड आपको उस चीज को करने में मजा आता है। सो बॉटम लाइन अगेन ये आती है कि अगर आप किसी भी चीज में अच्छे हो, चाहे वो ड्राइंग बनाना हो, राइट फ्रॉम फिटनेस टू फाइनेंस टू फिजिक्स, या आप कुछ भी पढ़ाने में अच्छे हो, तो उन सब चीजों के अराउंड डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं एंड सोशल मीडिया पे अच्छा कंटेंट बनाया जा सकता है। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि आपकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज क्या है। आगे बढ़ेंगे, एनएफटीज की बात करते हैं, जहां पर चीजें थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन इसको लेकर जागरूकता बढ़ रही है। यहाँ पर कमाई क्या एक आम आदमी के लिए हो सकती है? इसमें शॉर्ट आंसर हाँ या ना दोनों है, बिकॉज एनएफटी एक बहुत ही इवॉल्विंग स्पेस है। तो मैं बहुत क्विक फॉर्मेट में एक बार क्लैरिफाई कर दूं कि एनएफटी होता क्या है। तो एनएफटी बेसिकली इट्स अ ब्लॉकचेन बेस्ड कॉन्सेप्ट। तो उसमें प्रूफ ऑफ ओनरशिप होती है। जैसे मान लीजिए अगर आजकल लोग बोलते हैं कि यार मैं तो कोई भी एक अटपटी सी पेंटिंग बना दूंगा, उसका एनएफटी बना दूंगा एंड मैं उसको ब्लॉकचेन पे चढ़ा के बेचने लग जाऊंगा। सो मान लीजिए मैं अपनी फोटो लेता हूँ एक सेल्फी एंड उसको ब्लॉकचेन नेटवर्क पे चढ़ा देता हूँ। ब्लॉकचेन नेटवर्क एक इंटरनेट नेटवर्क की तरह होता है एंड लोग उसको खरीदने बेचने लग जाते हैं। तो दैट टिपिकली बहुत ही सिंपल वे में एक एनएफटी होता है। सो अब लोगों को लगता है कि यार फोटो तो मैं भी अच्छी खींच सकता हूँ या मैं ड्राइंग तो मैं भी बहुत अच्छी बना सकता हूँ, वो चीजें ठीक है, लेकिन एनएफटी का एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें आपको समझ में ये आना चाहिए कि लोग एनएफटी खरीदते क्यों हैं। तो 3 मुख्य वजह होती है जिसकी वजह से किसी भी एनएफटी की वैल्यू बढ़ती है। नंबर 1 चीज होती है रेयरिटी। सो जैसे अगर आप मेजर एनएफटीज देखें, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, सो जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है, तो इट इज वन ऑफ इट्स काइंड, राइट? इट्स वेरी वेरी रेयर। लूव्र म्यूजियम में रखी गई है वो पेंटिंग एंड बहुत ही प्रोमिनेंट पेंटिंग है एंड वन ऑफ इट्स काइंड है, बहुत ही रेयर है। सिमिलरली जो एनएफटीज शुरुआत में आए थे जैसे कि बोर्ड एप, यॉट क्लब, ये सारे एनएफटीज जो है वो बहुत रेयर है एंड इनकी वैल्यू बहुत है। तो अब एक छोटा निवेशक इसमें नहीं आ सकता क्योंकि ये ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक रहे हैं। दूसरा एनएफटी होता है कि किसी बहुत ही फेमस इंसान ने उस एनएफटी को ओन कर लिया है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक फोटो खींचता हूँ, रैंडम सी चढ़ा देता हूँ ब्लॉकचेन पे एंड कल को बैराक ओबामा आके वो फोटो खरीद लेते हैं फॉर सम रीजन, राइट? तो अब ये एनएफटी ओन करते हैं बैराक ओबामा, राइट? एंड उनका किसी दिन मन करा, उन्होंने बेचा, तो ये एनएफटी इसलिए प्रोमिनेंट या वैल्यूएबल हो जाएगी बिकॉज किसी एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंसान ने इसको ओन करा था। सो एक दूसरी वजह हो जाती है। और तीसरी वजह हो जाती है यूटिलिटी बेस्ड एनएफटी। सो यूटिलिटी बेस्ड एनएफटी जैसे ही होते हैं जैसे गेमिंग एनएफटीज, कि आप एनएफटी, मान लीजिए मैं क्रिएटर हूँ तो मैं भी एक यूटिलिटी बेस्ड एनएफटी ये निकाल सकता हूँ। जैसे आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन निकाल रहे हैं, सलमान खान निकाल रहे हैं, बाकी के बॉलीवुड स्टार्स निकाल रहे हैं, तो यूटिलिटी बेस्ड एनएफटी भी निकाल सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर अमिताभ बच्चन ने अपना एनएफटी लॉन्च किया, उन्होंने बोला कि अगर आप मेरा एनएफटी ओन करते हो तो आप इस एनएफटी को लेके मेरे साथ एक डिनर डेट पे भी आ सकते हो, राइट? तो इसकी यूटिलिटी हो गई कि यू कैन गो आउट ऑन अ डिनर डेट विद अमिताभ बच्चन, राइट? सो उन्होंने बोला नहीं अपनी एनएफटी में, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 3 वजह होती है। अगर आपको आजकल रिटेल निवेशक मेरे हिसाब से यूटिलिटी बेस्ड एनएफटीज में पैसा डाल के अच्छा बना सकते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट मैटर नॉलेज अगेन आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिकॉज ये एक न्यू एज इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है एंड इसमें आप सिर्फ बिकॉज एनएफटी की इतनी बातें हो रही हैं इस वजह से ना खरीदे। थोड़ा सा आप समझिए कि उसकी यूटिलिटी क्या है, देन ओनली परचेज। तो यहाँ पे क्लियरली थोड़ा सा टेक्निकल है एनएफटी, आपको थोड़ा सा पढ़ लिख कर सोच समझ कर ही इसको एक जरिया बनाना चाहिए कमाई का। लेकिन अगला जरिया है किताब लिखना, जिसका जिक्र आपने शुरुआत में भी किया। किस चीज की किताब लिख रहे हैं और इसको मोनेटाइज करने की आपकी रणनीति क्या है फिर?
मैं तो एक्चुअली एक बुक लिख रहा हूँ जिसका नाम है क्यूरेटेड मिनिमलिज्म, एंड वो आज की कंज्यूमरिस्टिक कल्चर पे बेस्ड है कि आजकल दो तरीके के पॉइंट ऑफ व्यूज है। वन इज की मिनिमलिज्म, जिसमें पीपल आर जस्ट कटिंग ऑफ एवरीथिंग, हम कुछ खरीदेंगे ही नहीं। एंड दूसरी साइड पे होता है कि एक्सट्रीम कंज्यूमरिज्म, जिसमें कि जो भी चीज आपके सामने आती है आप खरीद लेते हो वाली चीज, राइट। सो आई एम ट्राइंग टू राइट अ बुक ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटेड मिनिमलिज्म, कि आप सोच समझ के पैसा कैसे खर्च करें, कैसे आप इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस में डिफरेंस फाइंड आउट करें। तो ये उसकी एक ब्रॉड थीम है। मैं बुक से पैसा बनाने का मेरा कोई मिशन नहीं है खास, लेकिन जनरली मैं आपको आइडिया बता देता हूँ कि यूजुअली होता ये है कि अगर आपको पब्लिशिंग हाउस आपको अप्रोच करते हैं या आप पब्लिशिंग हाउस को अप्रोच करते हो, जैसे मेरी बुक डील फाइनल है मेजर लीडिंग पब्लिशिंग हाउस के साथ। सो ये पहला तरीका होता है। तो इसमें जो पब्लिशिंग हाउस होता है वो ही आपकी बुक को पब्लिश करता है, थोड़ी बहुत मार्केट करता है, एंड आपको एक बीच में रॉयल्टी देता है। सो इस रॉयल्टी का अमाउंट डिपेंड करता है कि आपकी डील कैसी है। दूसरा, आजकल सेल्फ पब्लिशिंग का भी बहुत स्कोप है कि जैसे आप खुद ही अपनी बुक पब्लिश कर सकते हो, तो उसमें आपकी रॉयल्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी, राइट, बिकॉज आप किसी को कमीशन नहीं दे रहे हो। सो आई थिंक वो एक बेटर मेथड रहेगा अगर आपको बुक से पैसा कमाना है। मेरी कोई रणनीति नहीं है, बिकॉज मैं बुक से पैसा कमाना ही नहीं चाहता। मेरा गोल उस बुक से लोगों तक पहुंचना है। सो दैट इज नॉट अ मनी मेकिंग मैकेनिज्म फॉर मी, इट्स मोर अबाउट creating a revolution, so to say, and creating like more impact. अगला बहुत इंटरेस्टिंग है पॉडकास्ट बनाना, जहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद है जो लोगों को कहते हैं कि आकर अपना पॉडकास्ट बनाएं। लेकिन खैर कंपटीशन की एक बात तो ये तमाम विकल्पों में होगी जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। पॉडकास्ट से कमाई, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो वाकई अब होती है और अच्छी खासी होती है क्या? जी, सो अब पॉडकास्ट एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री है इंडिया में स्पेशली, क्योंकि पॉडकास्ट का भी चलन इतना आया नहीं है इंडिया में कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। जैसे यूएस में, यूरोप में पॉडकास्ट लोग बहुत सुनते हैं। इंडिया में अभी इतना मार्केट डेवलप हुआ नहीं है, लेकिन हो रहा है बहुत जल्द। So it's actually an evolving space. It is not a highly competitive space, so to say. So that's point one. Point two is कि पॉडकास्ट से आप पैसा कैसे कमाते हो? तो पॉडकास्ट में एवेन्यूज कम है पैसा कमाने के कंपेयर टू वीडियो मीडियम्स लाइक यूट्यूब और इंस्टाग्राम। सो पॉडकास्ट में यूजुअली आपको ब्रांड स्पॉन्सरशिप से ही कंटेंट मिलता है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप से ही पैसा मिलता है। दैट्स वन। सेकेंड थिंग इज कि आप पॉडकास्ट आप एक पे वॉल के पीछे डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाया, ऑडियो कंटेंट, जैसे मान लीजिए सारी बुक्स रखी हैं, मैं इसका एक ऑडियो वर्जन रिलीज कर देता हूँ, राइट, इन सारी बुक्स का एक एक करके, एंड मैं बोलता हूँ कि यार मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ इन सारी बुक्स पे, बट इन ऑर्डर टू सब्सक्राइब दिस यू हैव टू पे मी 300 रुपीज अ मंथ, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। क्या आप मेरे को 300 रुपए दो, तब मैं आपको एक एक्सेस दे दूंगा इन सारी बुक्स को सुनने का एक ऑडियो फॉर्मेट में। सो एक प्रोडक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट की तरह मैं इसको बेच सकता हूँ। तो ये दो मेजर एवेन्यूज हैं। लेकिन हाँ, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पॉडकास्टिंग एक इवॉल्विंग फील्ड है अभी हाल फिलहाल इंडिया में, एंड बहुत अच्छा स्कोप है कि पॉडकास्ट ग्रो करेगा आगे चल के। अगला विकल्प जो आप सुझा रहे हैं वो है पेड मेंबरशिप का। ये थोड़ा सा पेचीदा लगा मुझे, इसको आसानी से समझाइएगा जरा, किस तरह से कमाई की जा सकती है? सो फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रीमियम एक मॉडल होता है। सो फ्रीमियम में जैसे आपने देखा होगा कि स्पॉटिफाई करके एक ऐप होती है आपके फोन में, जिसमें आप कुछ गाने फ्री में सुन सकते हो। आपने थोड़े दिन उसको यूज करा, आपको मजा आया उसको यूज करने में, आपको यूटिलिटी लगी, फिर स्पॉटिफाई आपको बोलता है कि यार अगर आपको सुनना है ना मेरी ऐप, तो आप मेरे को मंथली का 200 रुपए या 300 रुपए दो, तब मैं आपको पूरा एक्सेस दे दूंगा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रीमियम मॉडल, कि पहले आपको फ्री दिखाएंगे फिर प्रीमियम कर देंगे उसको, राइट। सो सिमिलरली इसमें भी आप यही कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए 50 किताबें रखी हैं, मैं इनके ऑडियो नोट्स बनाता हूँ एंड मैं अपना एनालिसिस देता हूँ इन बुक्स का। सो कई सारे लोग होते हैं जिनको बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होता है कि वो एक एक या दो महीना एक बुक पे स्पेंड करें, तो मैं 15-15, 20-20 मिनट की समरी बना के दे देता हूँ। तो ये प्रोडक्ट यूजफुल है आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए मे बी यूजफुल होगा। सो मैंने उसको क्लाउड पे अपलोड कर दिया, उसको सिक्योर कर दिया, एक वेबसाइट बना ली, एंड फिर उस पर मैंने ये फ्रीमियम मॉडल रन करा कि आप इनिशियली कुछ चीजें फ्री होंगी, आप आके एक बार सुन लो क्वालिटी, फिर उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे देन यू कैन पे मी लाइक X रुपीज या 200 रुपए या 150 रुपए ऑन मंथली बेसिस, एंड आई विल गिव यू एक्सेस टू वट एवर लाइब्रेरी मैं बना रहा हूँ कि 100 बुक्स की, 500 बुक्स की, एंड आप आराम से सुन सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हो। सो एक विकल्प है। कुल मिला के जो विकल्प आप
जो आपने कुल मिला के विकल्प बताए हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ यूनिक क्रिएट करें, आप कुछ अलग क्रिएट करें ताकि आप क्राउड से थोड़ा सा हट के दिखाई दें। बहुत ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने कंटेंट पर भरोसा होना चाहिए और उसे प्रमोट करने के नए और नायाब तरीके आपको ढूंढने होंगे। तो इस भीड़ में अलग कैसे खड़ा हुआ जाए अक्षत? श्योर। सो ये बहुत पेचीदा सवाल है एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है फ्रॉम दैट सेंस, लेकिन कि यूनिक कैसे बने, सो इसका कोई रोड मैप नहीं है कि मैं ये बोल दूंगा कि आप ये 4 चीजें कर लो तो आपका कंटेंट यूनिक हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा ये कि नंबर 1 आपको खुद मजा आना चाहिए उस कंटेंट को क्रिएट करने में, क्योंकि अगर आपको खुद को मजा नहीं आ रहा है तो आप कंसिस्टेंटली क्रिएट नहीं कर पाओगे। दैट्स वन। एंड सेकंड इज कि आपको अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बनाना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे लोग होते हैं, उनको लगता है कि आजकल फाइनेंस का कंटेंट बहुत अच्छा चल रहा है तो चलो फाइनेंस यूट्यूबर बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा पता नहीं है फाइनेंस के बारे में, आप 5 दिन पढ़ाई करोगे, 10 दिन पढ़ाई करोगे एंड मे बी आपकी नॉलेज इतनी जल्दी बढ़ेगी नहीं, सो फिर आप कुछ टाइम बाद स्ट्रगल करने लग जाओगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन 2 बातों का ध्यान रखें कि नंबर 1 आप कंटेंट उस चीज पे बनाएं जिसपे आपको मजा आता है, एंड नंबर 2 आप उस चीज पे कंटेंट बनाएं जिसमें आपकी थोड़ी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है या आपको बहुत मन करता है उस चीज को सीखने का। चलिए, वरना अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में है कि कैसे बनाया जाए यूनिक कंटेंट तो आप अक्षत को फॉलो कर सकते हैं, वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स लगातार देते रहते हैं। अक्षत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी बहुत सारे टेक अवेज मिले हों हमारी इस कॉन्वर्सेशन से। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपके पोर्टफोलियो की प्लानिंग रखेंगे जारी और साथ ही देंगे आपके सवालों के जवाब। बने रहें। आप देख रहे हैं ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब अगले आधे घंटे आपके सवालों पर फोकस करेंगे और आपको बताएंगे कैसे अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में मुनाफे को बढ़ाया जाए, जिसके लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं इन्वेस्ट आज फॉर कल के फाउंडर अनंत लड्ढा। स्वागत है आपका अनंत हमारी इस पेशकश में। बहुत सारे मुद्दों पर आपसे आज बात करनी है, लेकिन शुरुआत में करना चाहती हूँ एक बेहद इंटरेस्टिंग सर्वे से जो आया है। ग्रो ऐप ने इन्वेस्टर्स के बारे में एक सर्वे किया है पता लगाने के लिए कि जो भारतीय निवेशक हैं वो कहां पर कितना निवेश कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए हैं, कुछ आंकड़े मैं स्क्रीन पे भी फ्लैश करवा रही हूं और आपको बता देती हूं। अनंत, आई एम श्योर आपने भी सर्वे पढ़ा ही होगा। यहां पर लगभग 11.2% निवेशक 2022 में मंदी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर यह है कि लोग अपने पोर्टफोलियो में रिस्क लेना चाहते हैं, जहां पे क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट और तमाम तरह की एसेट क्लासेस में निवेश करने में उनको दिलचस्पी है। लगभग 44.8% निवेशक क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहते हैं और इतना ही नहीं, अगर हम डायरेक्ट स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर लगभग 56% निवेशकों का रुझान आईटी शेयरों की ओर है और इसमें से भी क्लियरली एफएमसीजी, डिफेंसिव भी खेलना चाहते हैं लोग, लेकिन आईटी क्लियरली विनर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे की खास बात आनंद ये भी है कि टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 तक के लोगों में निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्लियरली इस सर्वे से एक ये पिक्चर तो सामने आती है कि 2021 इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को लेकर और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन को लेकर अनंत बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उससे भी दिलचस्प तस्वीर 2022 की आती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर निवेशक अलग अलग एसेट क्लास की समझ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले थैंक यू सो मच कविता जी कि आपने मुझे शो पे बुलाया, इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। इस सर्वे को देख के मुझे कोई भी शॉक नहीं हुआ है। जैसा हमेशा हिस्ट्री में होता आया है वैसा ही यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है। इस सर्वे में एक बायस होता है जिसे हम कहते हैं रीसेंसी बायस। हमारी क्या इच्छा करती है, पिछले 1 साल में जिस भी एसेट क्लास ने या पिछले 2 साल में जिस भी एसेट क्लास ने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है, हम उसी एसेट क्लास के पीछे भागने की कोशिश करते हैं। हम अपनी खुद की सूटेबिलिटी को छोड़ के पिछले 1 साल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कई बार हमें यह भी लगने लगता है कि जो पिछले 1 साल में या पिछले 2 साल में हुआ है वही आने वाले 15 से 20 सालों में होता रहेगा, जबकि फैक्ट यह है कि जो पिछले 15 से 20 सालों में हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो आने वाले समय में होता रहेगा। तो ये जो आया है फैक्ट, ये मेरे को जो सर्वे हुआ है कोई शॉकिंग नहीं है।
रिसेंटली हमने देखा था कि क्रिप्टोज ने एक सुपर्ब रिटर्न्स बनाए, हमने बहुत सारा देखा सोशल मीडिया पे भी क्रिप्टो मिलियनियर या क्रिप्टो बिलियनियर बन गए हैं XYZ पर्सन, तो हम भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, हमें ना रिस्क लेने से डर नहीं लगता। हम जब नॉर्मल पूछते ना कि एक जगह आपको रिस्क लेके 10% के रिटर्न्स मिलेंगे, दूसरी जगह अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको 15% के रिटर्न्स मिलेंगे। जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इन्वेस्टर्स के साथ, हमेशा सब इन्वेस्टर बोलेंगे कि मुझे 15% वाला रिटर्न्स चाहिए क्योंकि मैं इतना रिस्क ले लूंगा। एक्चुअली रिस्क को डिफाइन करने का तरीका ही गलत है। रिस्क को ऐसे डिफाइन होना चाहिए कि पहले ऑप्शन में आपका कैपिटल 10% टूट सकता है, दूसरे ऑप्शन में आपका कैपिटल 20% भी टूट सकता है इन डिफिकल्ट सिनेरियो। आपको क्या पसंद है, फिर आपको एक्चुअली पता चलेगा कि किसकी क्या रिस्क प्रोफाइलिंग है। हम लोग इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, हम लोग निवेश की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बट अपनी सूटेबिलिटी को और अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग को मत भूलिएगा। मेरा सिर्फ इतना सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। अच्छा, एक चीज जो मुझे आपसे पूछनी है, देखिए दबादब जो आईपीओ हमने आते हुए देखे हैं और जो अभी भी सिलसिला बरकरार है, 61.3% लोग जो हैं वो आईपीओ में पैसे कमाने की फिराक में रहते हैं। ये तरीका आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, इसमें ओपिनियन सबके अलग अलग हो सकती है। मेरी ओपिनियन ये है कि अगर किसी इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को पहली बार इक्विटी शेयर्स में डायरेक्टली काम करने का प्लान करना है तो आईपीओ बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी रिटेल जितने भी अच्छे आईपीओ होते हैं वहां पे मैक्सिमम रिस्क की 15,000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी सिलेक्शन पे ध्यान रख दिया तो आपकी जर्नी कंफर्टेबल हो जाएगी। आपका डाउन साइड लिमिटेड होता है, स्पेशली अगर आप लिस्टिंग गेन की या लिस्टिंग लॉस की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट बार अगर कोई ट्राई करना चाहता है डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स को, आई थिंक आईपीओ में ट्राई करने में, आईपीओ को समझने में और आईपीओ में निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, चलिए, तो ग्रो का ये सर्वे जहां पर निवेशकों के रुझान का एक ट्रेंड की तस्वीर हमारे सामने आती हुई, जहां पर निवेशकों में अभी भी दिलचस्पी है बाजार में टिके रहने की, लेकिन उस दिलचस्पी को हम एक लाइफस्टाइल में तब्दील करना चाहते हैं इस शो के जरिए, क्योंकि फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाना आपका गोल नहीं होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ये आपकी जीवन शैली है जो ताउम्र आपके साथ चलेगी और इसको आपको उतनी बखूबी से अपनाना भी है। अनंत, आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम मुद्दों पे बात करते हैं, खासतौर से जिस तरह की बाजार की चाल दिखाई दे रही है। अब फाइनेंशियल पोर्टफोलियो तो हम लंबी अवधि के हिसाब से ही बनाते हैं, क्योंकि वो तो थंब रूल ही है कि अपने लंबी अवधि के लक्ष्य को आंकिए और उसके मुताबिक उसको टाइम होराइजन दीजिए और अपने अपने लक्ष्यों के मुताबिक आप निवेश रणनीति अपनाइए। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो ट्रिगर्स होते हैं ना बाजार के, वो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम देखें तो हिला देते हैं। तो जो कोई नया निवेशक होगा, जो हमने बहुत आते हुए देखे हैं पिछले साल, वो शायद इस तरह के उतार चढ़ाव को देखकर डर गए होंगे जो पहली बार आए होंगे। तो मैं चाहती हूं कि आप सबसे पहले तो बताएं ट्रिगर्स शॉर्ट टर्म के लिए कितने बड़े हैं, और भले ही लॉन्ग टर्म के लिए ये मायने नहीं रखते हैं, आपको निवेश की शुरुआत तो करनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपके पोर्टफोलियो में किस तरह की हलचल दिखाई दे सकती है, किस ट्रिगर की वजह से, ये बताएं। कविता मैम, देखिए इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है कविता जी। जब भी मार्केट में या फिर वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल चेंज होता है, उस समय मार्केट वॉलेटिलिटी के थ्रू जाता है। स्ट्रक्चरल चेंज का कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि पिछले हम ऑलमोस्ट 2 साल से देख रहे थे सेंट्रल वर्ल्ड बैंक की लिक्विडिटी चल रही थी, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट ऑलमोस्ट हर एक कंट्री का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब फाइनली हमने पहली बार कुछ ऐसे शब्द सुनने स्टार्ट करे जिनका नाम है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, कि हम लोग कुछ इंटरेस्ट रेट टाइट करने की बात कर रहे हैं, जो पहली बार हमने पिछले 3 महीने में सुनना स्टार्ट किया है। अगर किसी ने नया नया निवेश स्टार्ट किया है तो उसको तो ये वर्ड का अभी तक ढंग से मतलब भी नहीं पता होगा, क्योंकि हमने इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। हम लोग अभी तक ईजनिंग ही कर रहे थे। और अगर उसके मैं डेटा की बात करूं, जितनी हमारी लिक्विडिटी इन्फ्यूज हुई थी 2008 के सब प्राइम क्राइसिस में, उससे ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना लिक्विडिटी इन्फ्यूज हुई थी इस बार, बिकॉज इस बार हेल्थ क्राइसिस भी था, फाइनेंशियल क्राइसिस तो साथ में था ही था, इसलिए लिक्विडिटी इतनी ज्यादा इन्फ्यूज हो गई थी और हर एक एसेट क्लास को हमने बढ़ते हुए देखा। अब फाइनली रेट हाइक्स की बात हो रही है। यूएस फेड बोल रहा है कि वो रफली 7 से 9 रेट हाइक्स कर सकता है, रफली 2% की रेट्स इंक्रीज हो सकती है। जब रेट्स इंक्रीज होती है, डेट्स अट्रैक्टिव होते हैं, इक्विटी से पैसा निकलता है और डेट में धीरे धीरे जाता है और मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आती है। वॉलेटिलिटी का मतलब मैं किसी भी तरीके से आपको डराना नहीं चाहता या ये नहीं कहना चाहता कि मार्केट टूट जाएगा। बस जो पहले 45 दिन में इक्विटी मार्केट में आपने देखा है 2022 में, वो थोड़े समय तक कंटिन्यू रह सकता है। पहले 15 दिन मार्केट बढ़ा,
फिर एकदम टूट गया, फिर बिकॉज बजट आया उसकी एक्सपेक्टेशंस में एक अच्छा बाउंस बैक आया, 2.5 दिन का बाउंस देखा, फिर वापस से मार्केट अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे चले गया, फिर हम वापस से एक थोड़ा बहुत बाउंस बैक देख रहे। तो ये जो उतार और चढ़ाव है ये आपके पोर्टफोलियो में बना रह सकता है। इस समय आपके पोर्टफोलियो को सिर्फ एक चीज बता सकती है। अगर मैं ये बोल दूं सिर्फ रैंडमली कि आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप छोड़ के भूल जाओ, गलत बात। आपको इस समय ध्यान रखना चाहिए एसेट एलोकेशन पे। एसेट एलोकेशन मतलब ये होता है कि आपके पोर्टफोलियो का एक पार्ट डेट में होना चाहिए, एक पार्ट इक्विटी में होना चाहिए, गोल्ड में होना चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ईटीएफ्स में होना चाहिए। प्रॉपर्ली आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग। यहां पे जब भी इक्विटी आउट परफॉर्म करती है, हर एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा स्क्वीड हो जाता है, बहुत ज्यादा झुक जाता है इक्विटी की तरफ। हमें वापस से रीबैलेंस करने की जरूरत है। अगर मेरे पोर्टफोलियो कहता है कि मुझे 40% डेट में रहना है, तो डेट में रहना है, उसको आप मेंटेन कीजिए। ये जो छोटी मोटी वॉलेटिलिटी है, 2-3-4 महीने की वॉलेटिलिटी है, इसके बाद जो अच्छा समय आएगा उसका आप पार्ट तभी बन पाएंगे जब इस वॉलेटिलिटी को आप सह पाएंगे, और इसको सहने के लिए आपके एसेट एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और झटपट सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, बिकॉज बहुत दर्शक हैं जिनके सवाल हमें लेने हैं और वो इंतजार भी कर रहे हैं अनंत के जवाब का। कैलाश जाधव हमारे साथ क्या फोन लाइन पर हैं? नमस्कार सर, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, गुड इवनिंग कविता मैम, कैलाश बात कर रहा हूँ। और गुड इवनिंग सर आल्सो। मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ और मेरी एज 37 एज है, 37 ईयर एज है, और मैं फार्मा सेक्टर में एज अ रिसर्च साइंटिस्ट वर्किंग में हूँ। बहुत बढ़िया, मैं आपका पोर्टफोलियो देख सकती हूँ और आपने काफी विस्तार से तमाम डिटेल्स भी हमको दी है। आपने अपने लिए काफी सारे फंड्स इकट्ठा कर रखे हैं, कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं इनमें? मैं मैम आपका पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरा सवाल लिया काफी दिन के बाद, और मैं आपका शो रेगुलर देखता हूँ और उसी को इंस्पायर होकर मैंने कुछ फंड लास्ट 2 ईयर से इकट्ठा किए हैं और लास्ट 2 ईयर से इन्वेस्टेड हूँ। तो उसमें मेरे कुछ स्पेसिफिक गोल्स है और अच्छा। मेरा सवाल ये है कि मेरा एसेट एलोकेशन कैसा रहेगा इन पोर्टफोलियो में, और जो मेरा हाईलाइटेड गोल्स है, और मेरा वाइफ का भी एक पोर्टफोलियो है जो कि 3 फंड्स है ओनली फॉर डॉटर एजुकेशन। इंटरेस्टिंग। चलिए बिना समय गवाए बहुत बहुत उससे धन्यवाद पहले सबसे मेरा पहले हमारे शो को देखने के लिए और अपना सवाल भेजने के लिए। मेरे ख्याल से आपने शो देखकर जितनी भी स्कीम्स हमने रेकमेंड की है ना, वो सारी डाल दी अपने पोर्टफोलियो में। तो सबसे पहले अनंत, वाइफ का पोर्टफोलियो तो बाद में जाएंगे, लेकिन पहले इनके जो कमाए हुए फंड्स हैं, जो डाले हुए फंड्स हैं, उन पर मैं आना चाहती हूँ। गोल्स देखिए बहुत क्लियर है। 25 साल के बाद बेटी की शादी करनी है, 70 लाख रुपए चाहिए, रिटायरमेंट के लिए 4 करोड़ रुपए चाहिए, और इसके लिए 7 अलग अलग फंड्स हैं इनके पास इनकी स्कीम में। और इसके अलावा इन्होंने LIC की जीवन बीमा भी लेके रखी हुई है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी है इनके पास, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है ना कैलाश? में भी गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट है, SGB सीरीज भी है मेरे पास 1 लाख की, तो मैं SGB सीरीज में भी इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, गाड़ी भी खरीदनी है इनको, 10 लाख रुपए चाहिए 4 साल से। तो बहुत सारे गोल्स हैं। अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश की है, जो कि हम हमेशा रेकमेंड करते हैं। देखिए, अगर सही फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी हो अनंत, तो कोई भी सपना, आर्थिक सपना तो ऐसा नहीं है जो अधूरा रह जाएगा, बशर्त है आप सही तरीके से उसमें आगे बढ़े। अब इन्हें कहाँ पे कटौती करनी चाहिए, कहाँ बढ़ना चाहिए, बताएं। नहीं, बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना रखा है, और एटलीस्ट पोर्टफोलियो बनाना सही समय पे स्टार्ट कर दिया है, इसलिए इनको बधाई। सिर्फ मेरे 2 छोटे से रिव्यू के पॉइंट्स है जिस पे थोड़ा सा हम ध्यान दे सकते हैं। पहला, हमने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा इक्विटी की और बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन करके इक्विटी की स्कीम्स बढ़ ली है। हम थोड़ा सा इसे कंसोलिडेट कर सकते हैं, और डेट अभी तक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, उसको हम हमारे पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा अलग है, वो ये है कि हमारे सारे के सारे फंड्स वो है जिन्होंने पिछले 1 साल में या 2 साल में 5 स्टार रेटेड फंड है या फिर सबसे ऊपर आए हैं। सिर्फ पिछले 2 साल के फंड्स को देख के अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो कई बार हम दिक्कत में फंस सकते हैं। आपको अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग को ध्यान रख के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे एक भी मुझे फंड ऐसा नहीं देखा जो कॉन्ट्रा टाइप का फंड हो, या फिर थोड़ा सा डिफेंसिव फंड हो, या फिर इवन डेट फंड हो। ये एक इनके पोर्टफोलियो से चीज मिसिंग है। अगर हम इनके गोल्स की बात करें तो रिटायरमेंट में इनको रफली 25,000 रुपीज पर मंथ के इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है।
11% के मैंने रफली एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिया है। कार के लिए इन्हें 17,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और एजुकेशन के लिए इन्हें रफली 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 11% से। कार के लिए मैंने जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस ली है वो 8% ली है, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म गोल्स में हमारे आ जाता है। तो इसका ध्यान रखते हुए सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग एसआईपीज है उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है और हमें थोड़ा या तो फंड्स इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर जो हमारा गोल है जैसे कि कार का गोल हो गया उसको 5 साल थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा या 4 साल डिले करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है, या तो हम हमारे फंड्स में कुछ इन्फ्यूज करना स्टार्ट करें, कभी कुछ बोनस आया तो मैंने पार्क कर दिया, ऐसा कुछ करना स्टार्ट करें, या फिर हमारे गोल्स का टाइम होराइजन थोड़ा सा 2-3-4 साल थोड़ा सा आगे पीछे करें, तभी हम हमारे गोल्स तक प्रॉपर्ली पहुंच पाएंगे। रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन में मेरे हिसाब से इन्होंने थोड़ी सी शायद हाई एक्सपेक्टेशंस रखी है, पर जितने भी आपके 5 साल के ऊपर के गोल्स है वहां पे 11% की एक्सपेक्टेशंस रखिए। बाकी सब जगह जो शॉर्ट टर्म गोल्स में आ जाते हैं 7 से 8% की आज के दिन एक्सपेक्टेशंस रख के हमें गोल बनाना चाहिए। अनंत, डेट फंड कौन सा रेकमेंड करेंगे या आगे चलकर अगर ये इंट्रोड्यूस करना चाहे तो कर सकते हैं? कंट्री फंड तो मेरे ख्याल से इनको नहीं ही डालना चाहिए। बैलेंस करने के लिए वैसे इनके पास बैलेंस एडवांटेज एक फंड ऑलरेडी है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो डेट फंड अगर डालना हो तो कौन सा डाले? मैम, मीडियम टर्म फंड्स की कैटेगरी में हम चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोटक मीडियम टर्म का पोर्टफोलियो अच्छा है, आईसीआईसीआई मीडियम टर्म का पोर्टफोलियो अच्छा है। हमेशा डेट फंड में हमें वन ऑफ द बिगर फंड हाउस पे ध्यान रखते हुए, जिनका एयूएम्स अच्छा हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिनके पेपर्स अच्छे हो, वहां पे हम ध्यान लगा सकते हैं। मीडियम टर्म कैटेगरी आज के इंटरेस्ट रेट हाइक के माहौल को देखते हुए इंटरेस्टिंग लगती है। अनंत, पीएसयू और बैंकिंग डेट फंड नहीं? पीएसयू और बैंकिंग डेट फंड में मुझे आज के दिन वाईटीएम्स बहुत कम मिल रहे हैं। 4.5% से लेके 6%, मैक्सिमम 6% तो खैर हम पहुंच ही नहीं पा रहे, 5.75% के ही वाईटीएम्स मिल रहे हैं। प्लस साथ ही साथ पीएसयू एंड डेट फंड्स में पिछले समय में रिटर्न्स बहुत अच्छे आए हैं, बिकॉज हमारी इंटरेस्ट रेट रिड्यूसिंग का टाइम था और इन सभी फंड्स की जो ड्यूरेशन थी वो ज्यादा थी। अगर ड्यूरेशन ज्यादा होती है और इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होती है, जितनी ड्यूरेशन ज्यादा होती है उतना हमें पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। अब क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट रिवर्स की साइकिल स्टार्ट होगी, तो अगले 3 से 6 महीने में आप डेट फंड्स में भी काफी ज्यादा डेंट देख सकते हो। इनमें भी सबसे कम डेंट उन फंड्स में आएगा जिनकी ड्यूरेशन थोड़ी कम हो या फिर आपके टाइम होराइजन से मैच होती हो और जिनके वाईटीएम्स ज्यादा हो। इस कैटेगरी में एक तो क्रेडिट रिस्क फंड्स आते हैं, जो शायद हर कोई इन्वेस्टर इतना आसानी से नहीं होता, पर अगर वहां पे भी आप सिलेक्शन ठीक से करें तो वहां की अच्छी यील्ड्स भी मिल रही है आपको। सेकंड और कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शन आता है मीडियम टर्म फंड्स। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर सलाह कैलाश को मिलती हुई। कैलाश, काफ़ी लंबी चौड़ी सलाह हो गई आपके लिए। अगर आपने कोई पॉइंट्स मिस कर दिए हैं तो आप अपना सवाल का जवाब यूट्यूब पर देख सकते हैं हमारे चैनल के। लेकिन अनंत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों को सलाह दी उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए और तमाम फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। और आज के शो में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं और ज़रिया क्या है, व्हाट्सएप कर देना है अपने सवाल को 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर अपना सवाल लिखित रूप में आप भेजेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो सवाल वीडियो के जरिए भी पहुंचा सकते हैं हम तक। आपको बस एक अपने सवाल की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, अपलोड कर देनी है वीडियो व्हाट्सएप पर। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।